मेरे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, या तो मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मारा जाऊं या फिर विजेता साबित हो सकूं। इस धरती पर मौजूद कोई शख्स मुझे डरा नहीं सकता है। ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अगस्त 2021 में क्रिश्चियन लीडर्स के साथ मीटिंग में यह बात कही थी। उस वक्त तो बोल्सोनारो राजनीतिक समर्थकों से सहानुभूति लेने की कोशिश भी कर रहे थे, कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। उनके समर्थक ये सब सुनकर भीड़ की शक्ल ले लेते, शायद ऐसा उनका सोचना था। लेकिन समय बीता और बोल्सोनारो का सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। आखिरी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद 11 सितंबर 2025 को उन्हें ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दोषी ठहराया। आरोप था सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने का। बोल्सोनारो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वामपंथी विजेता लूला डी सिल्वा 2022 के चुनाव जीतकर सरकार न बना सके। यह ब्राजील के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का दोषी साबित किया गया है। 70 साल के बोल्सोनारो अब 27 साल और 3 महीने तक जेल में बंद रहेंगे। लेकिन वाजिब सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के लंगोटिया यार का भविष्य यही होने वाला है? वही यार जिसके चक्कर में ट्रंप ने कहा था कि बोल्सोनारो को जेल में बंद किया तो कमर तोड़ देने वाला टैरिफ लगा दूंगा। अब क्या करेंगे ट्रंप और अब क्या करेंगे बोल्सोनारो? क्या उनकी पूरी पॉलिटिक्स अब 0 बटा सन्नाटा हो गई है या कुछ रास्ते भी बचे हुए हैं? आज दुनियादारी में इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 11 सितंबर को ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल्सोनारो को सजा सुनाई तो उनके साथ कटघरे में 7 और लोग भी थे। इनमें ब्राजीलियाई नेवी के पूर्व चीफ एल्मेर गार्नियर, 3 आर्मी जनरल और ब्राजील की इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष का नाम भी शामिल था। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे इन तमाम लोगों ने किया क्या था, यह जानना जरूरी है। जानने के लिए चलिए साल 2022 में अक्टूबर के महीने में पूरे ब्राजील में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। नतीजे आए, वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार लूला सिल्वा को 50.9% वोट मिले और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार और तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 49.1% वोट, यानी बोल्सोनारो अपना चुनाव हार गए थे और इसी बात से खुन्नस खाए बैठे थे। 1 जनवरी 2023 इस दिन लूला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसी महीने ब्राजील अपनी धुरी से उतर गया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में सरकारी इमारतों पे हमला हुआ, सदन और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों में घुसपैठ हुई, तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने आईं। इसे ब्राजील का कैपिटल हिंसा कांड कहा जाता है। पुलिस और कोर्ट ने मामले में 1400 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगाए। इनमें प्रदर्शनकारी, राजनीतिक समर्थक और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे। इसी फेरिस्त में एक नाम जेयर बोल्सोनारो का भी था। उन्हें इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना गया। अब जानते हैं कि उन पर इल्जाम लगे क्या थे। ये तो नामजद हुए थे, इल्जाम क्या क्या लग गए थे ये समझना जरूरी है। साबित हुआ कि उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर महीनों तक चुनावी व्यवस्था से जनता का भरोसा हिलाने की कोशिश की। 2022 का चुनाव मामूली अंतर से हारने के बाद सत्ता में बने रहने के तरीके ढूंढे, इमरजेंसी घोषित करने की प्लानिंग की जिससे सुप्रीम कोर्ट भंग हो जाती और चुनाव परिणाम रद्द हो जाते और सेना को असीमित अधिकार मिल जाते। बोल्सोनारो मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनके साथी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रे दे मोराएस की हत्या की भी साजिश रच रहे थे। 2 साल तक कार्रवाई और जांच के बाद 11 सितंबर को ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रे दे मोराएस ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के ढांचे के बुनियादी स्तंभों को मिटाने की कोशिश की है। इससे ब्राजील में तानाशाही की वापसी हो सकती थी। बोल्सोनारो ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें हत्या की साजिश के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। दलील दी कि उन्होंने तो उल्टा ब्राजील के संविधान के दायरे में रहकर इस धांधली को सुधारने की कोशिश की थी। जान लीजिए कि बोल्सोनारो 4 अगस्त से नजरबंदी में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराने धमकाने की भी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने कैंपेन का सहारा लिया जिसे उनके बेटे एदुआर्दो बोल्सोनारो ने अमेरिका में बैठ के चलाया था। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ और पाबंदियां लगाई थी। 11 सितंबर को बेंच में मौजूद 5 में से 4 जजों ने उन्हें दोषी माना, जबकि एक जज ने बरी
जारी करने के पक्ष में वोट दिया। इन जज का नाम है लुइस फुक्स। फैसले से पहले उन्होंने कहा था कि बोल्सोनारो के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे सिल्वा और मोराएस पर अटैक की साजिश कर रहे थे या उन्होंने तख्ता पलट की कोई योजना बनाई थी। जान लीजिए कि 1889 में लोकतंत्र बने ब्राजील में 15 बार तख्ता पलट की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इन 136 सालों में यह पहली बार है जब इन साजिशों में लिप्त किसी भी नेता को सजा सुनाई गई हो। बोल्सोनारो के वकील ने सजा को गलत ठहराया, कहा कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद भी बोल्सोनारो के पास ऑप्शन क्या है। सजा के बावजूद बोल्सोनारो को कभी अपील करने का अधिकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया है। ऐसे में बोल्सोनारो की टीम बड़ी बेंच के सामने अपील कर सकती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि जिन आधारों पर वे दोषी ठहराए गए हैं उसके बाद फैसला पलटना लगभग नामुमकिन है। अपीलों की प्रक्रिया अक्टूबर या नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद तय होगा कि ये सजा कहां काटेंगे वो जाके। अब बोल्सोनारो पे 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान चाकू से हमला हुआ था। इसके बाद से उनकी सेहत खराब रहती है। इस वजह से मुमकिन है कि वे सजा काटने के लिए नजरबंदी में ही रहें या फिर उन्हें किसी अस्पताल या बैरक फैसिलिटी की स्पेशल यूनिट में रखा जा सकता है। यानी कुल जमा बात यह है कि बोल्सोनारो का यह सजा काटना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या यह उनके राजनीतिक करियर का अंत होगा? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले बोल्सोनारो के बारे में जानना पड़ेगा। साओ पाउलो के ग्लिसेरियो में जन्मे जेयर बोल्सोनारो ने 1973 में ब्राजीलियन आर्मी ज्वाइन की। 86 में उन्होंने वेहा मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें मिलिट्री अफसरों की कम तनख्वाह पर उन्होंने सवाल उठाए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 15 दिनों तक की हिरासत में रख दिया गया। पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1980 के दशक में रियो डी जेनेरो सिटी काउंसिल से हुई। लगभग 30 साल तक उन्होंने ब्राजीलिया में सांसद के तौर पर काम किया और जल्दी ही तानाशाही युग की नीतियों का बचाव करने के लिए जाने जाने लगे। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ब्राजील तभी बदलेगा जब यहां पे सिविल वॉर होगा और हम वो काम पूरा करेंगे जो मिलिट्री शासन नहीं कर सका, यानी 30,000 लोगों का कत्ल। लंबे समय तक उन्हें हाशिए का नेता माना गया, लेकिन बाद में उन्होंने एंटी करप्शन और परिवार के मूल्यों की बातें करके अपनी छवि बदली। 14 और 15 में जब कार वॉश स्कैंडल के चलते पूरे ब्राजील में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए तो इसी गुस्से ने उन्हें राजनीति की जमीन दी। इसी गुस्से ने फिर 2018 में उनकी राष्ट्रपति पद की जीत का रास्ता भी खोला। उनके साथ कई कट्टर दक्षिणपंथी और कंजर्वेटिव सांसद भी चुने गए। राष्ट्रपति रहते हुए बोल्सोनारो की कई नीतियों पर सवाल उठे, जैसे कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन पर भरोसा न जताना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अवैध खनन और कैटल रैंचिंग को बढ़ावा देना, जिससे जंगलों की कटाई तेज हो गई। फिर आपको तो पता ही है कि 2022 के चुनाव में उन्हें लूला डी सिल्वा से कड़ा मुकाबला मिला और वे चुनाव हार गए। 23 में ब्राजील की चुनावी अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर झूठे आरोप लगाने के लिए उन्हें 2030 तक किसी भी पब्लिक ऑफिस से बैन कर दिया, यानी वे अगले 5 साल तक, अभी से अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब सवाल यह कि उनका क्या ही भविष्य बचा है। इस सवाल का जवाब मिलता है ब्राजील के माहौल को देख के। ब्राजील में अब 2026 में अगले आम चुनाव होंगे। उससे पहले आया यह फैसला ब्राजील को 2 हिस्सों में बांट चुका है। बीते वीकेंड ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस पर यानी 7 सितंबर के दिन हजारों बोल्सोनारो समर्थक सड़कों पर उतरे और मुकदमे के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोल्सोनारो के बड़े बेटे और ब्राजील के सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने फैसले की आलोचना करते हुए जज अलेक्जेंड्रे दे मोराएस पे निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र की बुनियाद तोड़ी गई है। मकसद था एक निर्दोष इंसान को सजा देना, जिसने तानाशाह मोराएस के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो लगातार कहते रहे कि यह ट्रायल एक राजनीतिक विच हंट है, लेकिन यानी उन्हें दुश्मन मानने वाले लोग उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसा रहे हैं। यही भावना उनके सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई थी। उन्होंने ब्राजील पर 50% का तो टैरिफ भी ठोक दिया था। दिल नहीं भरा तो ट्रंप सरकार ने मोराएस और अन्य कोर्ट अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाकर वीजा बैन भी लगा दिया था। बोल्सोनारो को सजा सुनाए जाने के बाद जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने नए प्रतिबंध लगाने पर तो कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले पर जरूर कुछ कहा। मैंने वो ट्रायल देखा है और मैं उन्हें काफी अच्छी तरह जानता हूँ। एक विदेशी नेता के तौर पर वो अच्छे थे। मुझे तो लगा वो ब्राजील के अच्छे राष्ट्रपति थे। ये वाकई चौंकाने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि बतौर राष्ट्रपति मैं उन्हें जानता हूँ। वो अच्छे इंसान थे और मुझे नहीं लगता था कि उनके साथ ऐसा होगा।
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फैसले को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि अमेरिका इस विच हंट का जवाब देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी अलेक्जेंड्रे दे मोराइस की राजनीतिक प्रताड़नाएं जारी हैं। उन्होंने और ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने मिलकर पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को झूठे मामले में कैद की सजा सुनाई है। अमेरिका इसका जवाब जरूर देगा। यानी आप देख रहे हैं कि तमाम मुसीबतों से घिरे बोल्सोनारो के पास घर के अंदर ही नहीं बाहर भी समर्थन है। चुनाव में भी तो थोड़े ही वोटों से हारे थे, इसलिए तमाम धाराओं और सजा के बावजूद जानकार मानते हैं कि यह बोल्सोनारो के राजनीतिक आंदोलन बोल्सोनारिज्मो का अंत नहीं है। उनकी कैद के बावजूद यह मूवमेंट जिंदा रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बोल्सोनारो की लोकप्रियता और लोगों पर उनका प्रभाव है। 2022 में बोल्सोनारो को 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। ये अब भी समाज के कई हिस्सों में बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं बोल्सोनारो। फिर चाहे वो तेजी से बढ़ते एवेंजल समुदाय हों, खेती किसानी वाले इलाके हों, सुरक्षा बल हों, या वो मिडिल क्लास या कंजर्वेटिव्स हों जो वामपंथ से नफरत करते हैं, आज भी प्रो बोल्सोनारो रैलियों में हजारों लोग शामिल होते हैं। सजा सुनाए जाने के बाद भी फिलहाल बोल्सोनारो को कुछ हफ्तों तक जेल नहीं भेजा जाएगा। ये भी साफ नहीं है कि वे आम जेल में जाएंगे या किसी खास पुलिस फैसिलिटी में रखे जाएंगे। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात पर है कि 2026 के चुनाव में उनके वोट किसके पास जाएंगे, यानी उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। संभावित नामों की लिस्ट में उनके बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो और उनकी पत्नी और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल बोल्सोनारो शामिल हैं, जो एक करिश्माई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है। यह ब्राजील का वो धार्मिक समुदाय है जिसने ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और अपने जीवन में भगवान की शक्तियों और चमत्कारों के अनुभव करने का दावा किया है। इसलिए इन्हें बॉर्न अगेन कहा गया। इस समुदाय को ब्राजील में बड़े तौर पर बोल्सोनारो का समर्थक भी माना जाता है। बोल्सोनारो की पत्नी मिशेल इवेंजल मतदाताओं और कंजर्वेटिव महिलाओं में भी काफी लोकप्रियता रखती हैं। यानी साफ है कि खुद बोल्सोनारो नहीं तो उनका उत्तराधिकारी ही सही, वो सीन में बने रहेंगे। लेकिन सबके लिए 2026 वाला चुनाव बेहद कठिन होगा। दक्षिणपंथी आंदोलन को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों का सीधा समर्थन मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। उनके विरोधी धड़े के पास होगा मुकदमा और फैसले से उपजा मोमेंटम। ऐसे में आने वाले कुछ महीने एक लिटमस टेस्ट होंगे बोल्सोनारो फैमिली के लिए। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी भी गतिविधियां चलती रहेंगी। बड़ी खबर यहीं तक। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर चार्ली कर्क की 10 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले गनमैन की तलाश जारी थी और इस बीच आया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान। न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज से उन्होंने कहा है, आई थिंक वी हैव हिम, यानी शायद उन्हें वो मिल गया है। इस बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक नया वीडियो भी शेयर किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो आने के बाद से अब तक ये जानकारियां सामने आई हैं, मतलब ये अग्रलिखित जानकारियां। बुधवार को सुबह 11:52 अमेरिकी टाइम पे संदिग्ध कैंपस पहुंचा था। सीढ़ियों से होते हुए पहले संदिग्ध छत तक गया। तकरीबन 12:20 पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। CCTV फुटेज में काले कपड़े पहना एक शख्स छत पर दौड़ते हुए दिखा। वही शख्स फिर नीचे कूदकर भागते हुए भी देखा गया था। इस मामले में FBI को घटनास्थल के पास जंगल में एक हथियार मिला है, एक इंपोर्टेड माउजर .3006 बोल्ट एक्शन राइफल। यह राइफल तौलिए में लिपटी मिली थी। जांच एजेंसी हथेली के निशान और एक जूते का निशान भी एनालाइज कर रही है, लेकिन कई बातें अब भी साफ नहीं हैं, जैसे कि यूटा जांच एजेंसी को जो इस मामले की जांच कर रही है उसे कोई अंदाजा नहीं कि संदिग्ध अब भी राज्य में है या नहीं। ये ट्रंप के बयान के आने के पहले की जानकारियां हैं। संदिग्ध गनमैन का नाम या उसकी पहचान से जुड़ी भी जानकारी बहुत देर तक सामने नहीं आई थी। पुलिस के पास क्या जानकारी थी इस बारे में भी कोई क्लैरिटी लंबे समय तक नहीं थी। जानकारियां ये भी आई हैं कि FBI ने कहा कि अगर किसी के पास भी मामले से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी है जो चार्ली कर्क के हत्यारे तक पहुंचने में मदद करे तो उसे $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। 88 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम भारतीय मुद्रा में यह होगी। इस केस में FBI डायरेक्टर के अलावा US के उपराष्ट्रपति JD वांस खुद चार्ली कर्क का शव बरामद करने मौके पर पहुंचे हुए थे। JD वांस के साथ उनकी पत्नी उषा वांस और चार्ली की पत्नी एरिका कर्क भी मौके पर गई थी। तीनों के साथ में प्लेन से उतरने के वीडियो भी सामने आए थे।
अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे अलग फिलिस्तीनी देश नहीं बनने देंगे। उन्होंने E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम समझौते पर साइन किया। ये उस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट देगा जिसे फलस्तीनी भविष्य में अपने राज्य के लिए चाहते हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के माले अदुमीम सेटलमेंट क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि यहां कभी फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। यह हमारी ज़मीन है और हम अपनी विरासत, अपनी ज़मीन की रक्षा करेंगे। इस क्षेत्र में हज़ारों नए घर बनाए जाने हैं। E1 योजना लंबे समय से विवादित रही है। इसके तहत जेरूसलम के पूर्व में हज़ारों नए घर बनाने का प्रस्ताव है। आलोचकों का कहना है कि यह परियोजना वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट देगी। ईस्ट जेरूसलम अलग हो जाएगा। इससे फिलिस्तीनी राज्य बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। E1 सेटलमेंट 12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और माले अदुमीम के पास मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को 2012 और 2020 में अमेरिका और यूरोपीय देशों की आपत्ति जताने के बाद रोक दिया गया था। इस परियोजना में नए सड़क नेटवर्क और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स इनको शामिल किया गया है। इसकी लागत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। नेतन्याहू के वेस्ट बैंक के दौरे से कुछ ही दिन पहले इजराइल ने खाड़ी देश कतर में मौजूद हमास के नेताओं पर हमला भी किया था। इस कदम की कई देशों ने आलोचना भी की थी, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में इस परियोजना से इजराइल के अहम सहयोगियों के साथ संबंधों पर और दबाव पड़ने का खतरा है। 12 सितंबर को रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है जब एक शहजादे यूक्रेन पहुंच गए। शहजादे हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस हैरी, जो अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इसके लिए उन्हें न्योता यूक्रेन सरकार की तरफ से ही मिला था। वहां पहुंचकर प्रिंस हैरी ने कहा कि वो गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों की रिकवरी के लिए मदद की हर संभव कोशिश करेंगे। वो हजारों सैनिक जो यूक्रेन की रूस के खिलाफ 3 साल से जारी जंग में घायल हुए हैं। इस दौरे में हैरी अपनी इन्विक्टस गेम्स फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर नई प्लानिंग्स का ऐलान करेंगे। मकसद है कि घायलों के रिहैबिलिटेशन यानी इलाज और ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से सामान्य जिंदगी में लाना। आगे चलकर इस सपोर्ट को पूरे यूक्रेन तक पहुंचाने की योजना है। यूके की मीडिया संस्थान द गार्डियन इसमें एक छपी रिपोर्ट से बात करते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। इसके मुताबिक प्रिंस हैरी ने कहा कि इंसानियत के लिए यह मदद ज़रूरी है। कीव की ओर जा रही रात वाली ट्रेन में ससेक्स के ड्यूक ने गार्डियन के पत्रकारों से बात की। ड्यूक ऑफ ससेक्स जो है वो प्रिंस हैरी का ऑफिशियल रॉयल टाइटल है। तो ससेक्स के ड्यूक ने पत्रकारों से कहा कि हम इस जंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम रिकवरी प्रोसेस को मदद पहुंचाने के लिए हर वो काम कर सकते हैं जो हमारे बस में है। हम इस जंग में शामिल लोगों को और उनके हालात को इंसानियत के नज़रिए से सामने ला सकते हैं। हमें लगातार दुनिया को याद दिलाते रहना होगा कि वो क्या झेल रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी यह यात्रा लोगों को इस सच्चाई के और करीब लाएगी। आप जानते हैं कि यूरोपीय ताकतें रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ हैं और यूनाइटेड किंगडम यूरोप की बड़ी ताकतों में से एक है। ऐसे में प्रिंस हैरी का यूक्रेन दौरा सांकेतिक तौर पर बड़ा माना जा रहा है। आज की दुनिया यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।